डूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे और आज दूसरा दिन है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली को लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा कि विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ है कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं और भारत में इस व्यवस्था को लागू करने के संबंध में प्रमुख रूप से विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सिफारिश की थी। अब विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बार-बार चुनाव होने से सरकारी खर्च बढ़ता है, प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं, आचार संहिता बार-बार लागू होने से विकास कार्य रुकते हैं और राजनीतिक दल लगातार चुनावी मोड में रहते हैं। इसलिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया गया। और अन्य विकल्प क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे सरकारी आयोग जो लिखा है वो केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित था। और जो दूसरा यहाँ पे पुंछी आयोग, तो यह केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु गठित किया गया था, ये भी। और जो भारतीय चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की मूल सिफारिश विधि आयोग द्वारा प्रमुख रूप से की गई थी। तो इसका आंसर था विधि आयोग। और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत में 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। बाद में विभिन्न विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह व्यवस्था समाप्त हो गई। हाल के वर्षों में वन नेशन वन इलेक्शन पर पुनः चर्चा तेज हुई है। तो यहाँ पे पहले 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे एक पूना सार्वजनिक सभा है, सम्मति आयु अधिनियम है, गौरक्षणी सभा है और आत्मीय सभा है। तो बाल गंगाधर तिलक उपयुक्त में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका आंसर है कि पहला और दूसरा, यानी पूना सार्वजनिक सभा और सम्मति आयु अधिनियम, इन दोनों से बाल गंगाधर तिलक संबंधित है। अब इनका व्याख्या देख लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख उग्रवादी नेता थे। उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो पूना सार्वजनिक सभा है, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने किया था महाराष्ट्र में। यह संस्था जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती थी और बाल गंगाधर तिलक इस संस्था से जुड़े हुए थे और उन्होंने इसके माध्यम से राजनीतिक चेतना फैलाने का कार्य किया। इसलिए कथन एक सही हो जाता है, पूना सार्वजनिक सभा। और जो सम्मति आयु अधिनियम है, यानी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट है, वो 1891 में बालिकाओं की सहमत की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई। ये उनके विवाह से संबंधित है। तो बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार को भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए तिलक इस मुद्दे से संबंधित है। और जो यहाँ पे गौरक्षणी सभा लिखा है, तो गौरक्षणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1882 में गौरक्षणी सभा नामक गायों की सुरक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की थी। तो इसका संबंध स्वामी दयानंद सरस्वती से है। और जो आत्मीय सभा है, तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814 में की थी। इसकी स्थापना उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए की थी। इसलिए ये तीसरा और चौथा दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से किनमें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन विषय में उल्लेख किया गया है? तारीख फिरोज शाही, तबकाते नासिरी, तहजीबुल अखलाक, फुतूहत उस सलातीन। तो इसमें किसका संबंध सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध शासक था जो अपने महत्वाकांक्षी लेकिन कई बार असफल निर्णयों के लिए जाना जाता है। उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। इस घटना का उल्लेख कुछ समकालीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे तारीख फिरोज शाही। इसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन, उसकी नीतियां तथा राजधानी परिवर्तन का विस्तृत वर्णन मिलता है। और जो तबकाते नासिरी है, इसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। यह ग्रंथ मुख्यतः इल्तुतमिश और प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय से पहले लिखा गया है, अतः इसमें राजधानी परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं है। और जो तहजीबुल अखलाक है, तो इसका संबंध सर सैयद अहमद खान से है। इनकी एक ये पत्रिका थी, तहजीबुल अखलाक। और इसका संबंध आधुनिक भारत और मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन से है, न कि तुगलक काल से। फुतूह उस सलातीन की रचना अब्दुल मलिक इसामी ने की थी। इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन तथा राजधानी परिवर्तन की घटना का वर्णन मिलता है। तो इसमें तारीख फिरोज शाही और फुतूह उस सलातीन, इन दोनों ग्रंथों में मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के विषय में उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। कूट की सहायता से उस सही उत्तर को चयन करना है। तो यहाँ पे जो अभिकथन है वह संसद द्वारा वर्ष 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और कारण है आर्टिकल 241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी संघ राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही है, और यहाँ पे जो कारण है वो कथन का व्याख्या भी करता है। तो दिल्ली पहले पंजाब उच्च न्यायालय के अधीन आती थी। बाद में संसद ने दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 पारित किया और दिल्ली के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 31 अक्टूबर 1966 को। यह संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे ये पहला कथन सही हो गया कि 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और जो कारण है उसको देखते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 241 संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सके या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सके। ये आर्टिकल 241 में ऐसा है। तो अर्थात संसद को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह संघ राज्य क्षेत्र हेतु अलग उच्च न्यायालय बनाए। अतः कारण भी सही है यहाँ पे। और यहाँ पे कारण जो है वो कथन का व्याख्या कैसे करता है, क्योंकि आर्टिकल 241 संसद को यह शक्ति देता है कि वह संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करे। इसी संवैधानिक शक्ति के आधार पर संसद ने 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेरी सिएरा फोमिज से आप क्या समझते हैं? तो यह सुंदर वन के मैंग्रोव वनों में पाई जाने वाली मूल्यवान इमारती लकड़ी है। तो हेरी सिएरा फोमिज सुंदर वन क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रमुख मैंग्रोव वृक्ष प्रजाति है। इसे सामान्यतः सुंदरी वृक्ष कहा जाता है। इसी सुंदरी वृक्ष के नाम पर सुंदरवन का नाम पड़ा है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन क्षेत्र में इसकी अधिकता है। इसकी लकड़ी अत्यंत मजबूत एवं टिकाऊ होती है। इसका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। और मैंग्रोव वन क्या होते हैं? तो मैंग्रोव वन समुद्र तटीय दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन होते हैं जो खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। भारत में प्रमुख मैंग्रोव वन क्षेत्र है जैसे सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, और भितरकनिका उड़ीसा का, और अंडमान निकोबार और गोदावरी कृष्णा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन चक्र में बैक्टीरिया किस प्रकार की भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे जो लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में और सभी मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में और रासायनिक संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है तीनों सही है। तो कार्बन चक्र वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन वातावरण, जीवों, मिट्टी और जल के बीच लगातार घूमता रहता है। बैक्टीरिया इस चक्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे विभिन्न प्रकार से कार्बन के संचरण में भाग लेते हैं। और बैक्टीरिया की भूमिका देख लेते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं और वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। यह प्रक्रिया कार्बन स्थिरीकरण कहलाता है। और जो दूसरा यहाँ पे लिखा है कि मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में, तो अपघटक बैक्टीरिया मृत पौधों और जीवों को विघटित करते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वातावरण में पहुंचती है। यह कार्बन चक्र का महत्वपूर्ण भाग है। और जो यहाँ पे तीसरा लिखा है कि रासायनिक संश्लेषण में, तो कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश के बिना रासायनिक ऊर्जा की सहायता से भोजन बनाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसे रासायनिक संश्लेषण कहते हैं। तो कार्बन चक्र में बैक्टीरिया का भूमिका इन तीनों में भी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्यपाल के संबंध में सत्य नहीं है? तो यहाँ पे राज्यपाल 5 वर्ष से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। अर्थात राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को उसके 5 वर्ष पूरे होने से पहले हटा सकता है। और आर्टिकल 156 में उल्लेख है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहता है। इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। यह आर्टिकल 156 में लिखा है। और जो राज्यपाल का वेतन एवं भत्ते से संबंधित है, तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। और राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं। ये भी आर्टिकल 155 में लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर एवं राज मुद्रा सहित अधिपत्र के माध्यम से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोमीन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और जो दूसरा कथन है कि लिथियम सबसे हल्की धातु है। तो इसमें से दोनों कथन सही है, क्योंकि ब्रोमीन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है।
यह कथन सही है। ब्रोमीन का रासायनिक संकेत Br है और परमाणु क्रमांक 35 है। यह एक अधातु है। सामान्य तापमान पर यह लाल भूरे रंग का द्रव होता है। अधिकांश अधातुएं गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। जो लिथियम है यह सबसे हल्की धातु है और लिथियम का रासायनिक संकेत Li है और परमाणु क्रमांक 3 है। यह क्षार धातु है। यह सभी धातुओं में सबसे हल्की धातु मानी जाती है। इसका घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए यह पानी पर भी तैर सकती है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सामान्य ताप पर द्रव जो अधातु है वो ब्रोमीन और सामान्य ताप पर द्रव धातु वो पारा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? तो इसमें भारत जो है ये फाइव आइज अलायंस का सदस्य नहीं है। फाइव आइज विश्व का एक प्रमुख खुफिया गठबंधन है जिसमें 5 अंग्रेजी भाषी देश शामिल है। ये देश आपस में गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। फाइव आइज के सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 5 देश हैं। और फाइव आइज की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका विकास हुआ और इसका आधार यूके यूएसए एग्रीमेंट था। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक निगरानी, आतंकवाद विरोध और साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करना है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जैन धर्म में मतभेद हो गया और जामाली संघ छोड़कर चले गए। यह मतभेद किस सिद्धांत के कारण पैदा हुआ था? तो वो था क्रियमाणीकृत सिद्धांत। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के समय में उनके शिष्य जामाली के साथ एक दार्शनिक मतभेद उत्पन्न हुआ था। यह मतभेद क्रियमाणकृत सिद्धांत को लेकर हुआ था। क्रियमाणकृत सिद्धांत क्या है? तो कार्य उसी समय पूर्ण माना जाता है जब वह किया जा रहा हो। जामाली का मत था कि किसी कार्य के प्रारंभ होते ही उसे पूर्ण मान लेना चाहिए, लेकिन महावीर स्वामी इस विचार से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार कार्य तभी पूर्ण माना जाएगा जब वह वास्तव में पूर्ण हो जाए। इसी दार्शनिक विवाद के कारण जामाली ने संघ छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश स्थित गणराज्य से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक साइड में ये गणराज्य लिखे हैं और एक साइड में ये वर्तमान क्षेत्र लिखे हैं, तो इनको मिलान करना है। तो यहाँ पे रामग्राम के कोलिये से संबंधित है गोरखपुर जनपद, और पावा के मल्ल से संबंधित है फाजिल नगर क्षेत्र, और कपिल वस्तु के साके से संबंधित है वर्तमान में सिद्धार्थ नगर। केशपुत्र के कलाम से संबंधित है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे संस्थान लिखे हैं और दूसरे साइड में ये स्थान लिखे हैं उसके। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है, ये सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये पुणे लिखा है, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि पुणे में नहीं, ये बेंगलुरु में स्थित है। और जो काजरी लिखा है यहाँ पे ये जोधपुर में है। और भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है। तो एक बार इसका व्याख्या देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। यह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अंतर्गत कार्य करता है। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान करता है ये। और जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है ये पुणे में नहीं, ये बेंगलुरु में स्थित है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु का एक विभाग है। पर्यावरण एवं जैव विविधता पर अनुसंधान करता है। और जो काजरी लिखा है यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका स्थान जोधपुर राजस्थान है। यह शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों पर अनुसंधान करता है। और जो यहाँ पे लास्ट है भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान है, ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली आयोग ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। निम्न में से कौन सा उन कारकों में शामिल नहीं था? तो यहाँ पे देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण ये उसमें शामिल था। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अपनाना ये गलत है, ये उसमें शामिल नहीं था। उसके अलावा भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता ये शामिल था। वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क ये भी शामिल था। तो दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, जबकि 2 अन्य सदस्य थे, वो थे KM पनिक्कर और HN कुंजरू थे। आयोग ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की जो निम्नलिखित हैं। देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण करना, और भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की संवर्धन। समिति ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए यह आयोग द्वारा बताए गए कारकों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर 2025 में तुवालू IUCN का नया सदस्य देश बना। वह IUCN का 90वां सदस्य बना है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही हैं। अक्टूबर 2025 में प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश तुवालू आधिकारिक रूप से IUCN का सदस्य बना। वह IUCN का 90वां सदस्य देश बना। यह कथन सही है। IUCN क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये विश्व का प्रमुख पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण संगठन है। इसकी स्थापना 1948 में की गई। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका कार्य जैव विविधता संरक्षण है, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट जारी करना, पर्यावरण संरक्षण नीतियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यह अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी है। इससे मिथाइल अल्कोहल भी बनाया जाता है। यहाँ पे ये दोनों कथन सही है। भाप अंगार गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है। इसे लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। जैसे इसकी रासायनिक अभिक्रिया है कि कार्बन और प्लस ये H2O से कार्बन मोनोऑक्साइड CO और H2 ये हाइड्रोजन गैस। तो इन दोनों का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण यही भाप अंगार गैस कहलाता है। और जो यहाँ पे पहला कथन लिखा है कि यह अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी है, यह भी सही है, क्योंकि अमोनिया निर्माण के लिए हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। भाप अंगार गैस में हाइड्रोजन उपस्थित होता है, इसलिए इसका उपयोग अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस 3H2O से यहाँ पे 2NH3 दो ये NH3 अमोनिया है। और जो कथन 2 है, इससे मिथाइल अल्कोहल भी बनाया जाता है। तो वाटर गैस से मेथेनॉल CH3OH भी बनाया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की अपक्रिया से मेथेनॉल प्राप्त होता है। और इस तरह ये कथन 2 भी सही हो गया।